हैं आपको। यस मैम। इनके ऊपर रिपोर्टिंग करना ही कारो है। ओके मैम। ठीक है, तो अब कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगी? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, सेक्शन 8 इंश्योरेंस कंपनीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज, और कुछ प्राइवेट कंपनीज। नाउ प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी? ऐसी कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग नहीं है, फर्स्ट चीज। सेकेंड, अगर उसका ग्रॉस रिसिट और रेवेन्यू 10 करोड़ या उससे कम है, ठीक है। पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स 1 करोड़ या उससे कम है। ये दोनों लिमिट्स हमें कब देखनी है? जैसे मेरे को 19-20 में चेक करना है, 19-20 ईयर के लिए चेक करना है कि इस प्राइवेट कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, मैं मेरी रिपोर्ट के अंदर कारो अटैच करूं या नहीं करूं। तो इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट यानी कि 31 मार्च 2020 के दिन आपका टर्नओवर कितना है ये देखूंगी, आपका पेड अप कैपिटल कितना है ये देखूंगी। प्रीवियस ईयर का नहीं देखा जाता है, प्रीवियस ईयर का नहीं देखा जाता है। जिस ईयर की ऑडिट हो रही है उसी ईयर का देखा जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। यस मैम। नाउ बोरोइंग्स के केस में, बोरोइंग के केस में समझना, बोरोइंग की लिमिट है 1 करोड़ या उससे कम है तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। पर ये 1 करोड़ कब देखने हैं? ईयर एंड पे नहीं देखने हैं। 19-20 पूरे साल में कभी भी एक दिन भी अगर आपका बोरोइंग 1 करोड़ से ऊपर चला गया तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगी। आया समझ में? आपका जैसे समझिए आपका ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 2019 को आपके पास में 50 लाख रुपए की बोरोइंग थी। आपने ड्यूरिंग द ईयर और बोरोइंग ले ली और जुलाई में ये बोरोइंग बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख हो गई। ईयर एंड पे आते आते आपने बोरोइंग्स चुका दी और 31 मार्च 2020 को आपकी बोरोइंग 80 लाख रुपए है। ठीक है, क्या आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल होगी? होगी मैम। होगी। यस मैम। क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कभी भी एक दिन के लिए भी अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ बोरोइंग्स 1 करोड़ से ऊपर चला गया तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो मैक्स टू मैक्स आपको एग्जाम में केवल ये एप्लीकेबिलिटी पूछी जाएगी, केवल ये एप्लीकेबिलिटी पूछी जाएगी, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर, सब्जेक्टिव के अंदर नहीं पूछी जाती है। ठीक है, बट फिर भी पूरा लेक्चर मैंने बनाया हुआ है जो कि मैं आप लोगों को अभी अपलोड कर दूंगी, पूरे 21 मैटर्स का, जो आप लोगों को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ने हैं और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैटर बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हमारा कारो का होता है। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद में कुछ भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल भी मत घुसना। क्यों मत घुसना? क्योंकि ये जो कारो है वो सीए फाइनल लेवल का है और हम अभी सीएमए इंटर में ही हैं। ठीक है, फाइनल में आती है ये चीज, वो भी सीए के अंदर। आपके तो सीएमए फाइनल में भी नहीं आएगी ये चीज। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा कंप्लीट होता है ऑडिट रिपोर्ट का पूरा लेक्चर। अब मुझे पढ़ाने हैं आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट्स। मैम, हाँ, वैसे रियल में टोटल कितने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है? रियल में मैंने आपको एक फाइल शेयर करी भी है, अभी बता देती हूँ। यस मैम, उसमें एक शीट है एंडिंग में। आपके नोट्स के अंदर ऐसे की एक लिस्ट है। हाँ मैम, वो देखी थी, उसमें तो 15-20 ही दे रखे। ये सारे स्टैंडर्ड्स रियल लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं। 15-20 नहीं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ कितने चैप्टर बच गए? अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं।
अगर हम आज स्पेशल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दें तो हमारा 6 तारीख तक कोर्स पूरा हो जाएगा, और अगर आज इच्छा नहीं है आप लोगों की तो 7 तारीख तक कोर्स पूरा होगा। मैम कर दो आप तो स्टार्ट। कर दें, ठीक है। अच्छा तो कल ये से ऐसे का मैम 10:40 से लेकिन डीटी की क्लास आज। हाँ मैम कल से करना ना अब। चलो ठीक है, फिर कल से करेंगे, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना, स्पेशल कॉन्सेप्ट का लीव मत करना। हाँ, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा आईसीआई ने एसक्यूसीज, एसएसीज, बहुत सारी चीजें और इशू करी हुई है, वो भी रियल लाइफ में ऑडिटर्स को ध्यान में रखनी होती है। नाउ इन स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको जो मैंने केवल बोल्ड के अंदर करे हुए हैं ये याद रखने हैं, एग्जाम डे पे रिवाइज करके जाने हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आने के पूरे चांसेस रहते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड किसके साथ में डील करता है। ठीक है, जो हमारे चैप्टर्स के बीच बीच में नाम आए थे। ओके, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड्स की बात। अब है हमारे पास में स्पेशल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बहुत ही 5 पेपर का चैप्टर है, सिंपल सा। इनमें से काफी चीजें आप लोग ऑलरेडी समझते हैं। शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी अपन कल ही पढ़ेंगे चैप्टर को। सरप्राइज चेक नाम से क्या समझते हो? कि मैम एकदम रैंडमली या चेक फिर कर एकदम लेना। से आके चेक कर लेना कोई भी। एकदम से आकर के चेक कर लेना, ठीक है। मैम जैसे लेकिन मेरे विद इन को, बिजनेस आवर्स। हाँ विद इन बिजनेस आवर्स ही जाएंगे, वो तो आधी रात को कैसे जाएंगे अपन। देखिए लाइक 1920 के लिए मैं ऑडिटर अपॉइंट हुई, ठीक है। 1920 के लिए ऑडिटर अपॉइंट हुई, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ। मुझे नॉर्मली कहा गया है कि आप कब आएंगे, जब ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद में आपको ऑडिट करना है। ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद में आपको ऑडिट करना है, क्योंकि आप अकाउंट्स की ऑडिट करेंगे और अकाउंट्स तो ईयर एंड होने के बाद बनेंगे। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम पूरे साल भर में आपकी एंटिटी के अंदर आ ही नहीं सकते हैं। हम जब हमारी इच्छा हो तब आकर के जो मंथ चल रहा है उस मंथ तक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। जैसे आपका चल रहा है अभी क्या, जुलाई 2021, तो 21-22 की ऑडिट के लिए आपने मुझे अपॉइंट किया, ठीक है। अप्रैल मई जून में आई नहीं आपके यहाँ पे, आज की डेट में मैं आपके यहाँ आके बैठ गई, तो मैं आपको बोल सकती हूँ लाओ मेरे को ना परचेजेस के ट्रांजैक्शंस दे दो, अभी तक के मुझे चेक करने हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, सरप्राइज चेक करना। आपको मेरे आने की कोई खबर नहीं थी, मैंने आपको पहले कोई कॉल नहीं किया। इस सरप्राइज चेक से क्या फायदा होगा, सोच के बताओ। मैम वो पहले से तैयार नहीं रहेंगे कोई फ्रॉड्स मैम उनको डर बना, है ना, मैम उनको डर बना रहेगा तो वो गड़बड़ नहीं करेंगे। वेरी हाँ। गुड। फर्स्ट चीज कि अगर मैं सरप्राइज चेक करती रहूंगी तो मेरा क्वालिटी ऑफ ऑडिट बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं रहेगा, वो ऑडिट एविडेंसेस को मैनिपुलेट करके नहीं रखेगा। जब उसको पता रहेगा कि ऑडिटर आने वाला है तभी वो मैनिपुलेशन करके सब कुछ रेडी रखेगा। अभी तो जो चीज रियलिटी चल रही है वो रियलिटी बेस पे ही रहेगी सारी चीजें, ठीक है। सेकेंड चीज, हमेशा एम्प्लॉयज के मन में डर बना हुआ रहेगा कि ऑडिटर कभी भी आ सकता है, तो हमें हमारा काम पूरा कंप्लीट करके रखना है और हमें वहां पे कोई गड़बड़ नहीं करनी है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा है सरप्राइज चेक का। सेकंड, टेस्ट चेक का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मैम सारे ट्रांजैक्शन को चेक ना करे, रैंडमली कुछ ट्रांजैक्शन को चेक करे। रैंडमली कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक कर ले। क्या टेस्ट चेक हर ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं? नो मैम। नहीं कर सकते। कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जिनमें पूरी करनी पड़ती है। है ना। नाउ ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है, नाम बताया मैंने पूरा आपको कभी भी? सैम्पलिंग क्या होती है? देखिए, टेस्ट चेक और सैम्पलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिर्फ ये चीज पढ़ेंगे अपन आज कि क्या होती है सैम्पलिंग, बाकी सारी चीजें अपन कल पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें से अपन ने ये ऑलरेडी पढ़ चुके। पॉइंट नंबर 6, ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, याद है सबको? यस मैम। दोनों Yes, रिस्क ma'am. में क्या होता है ना, कब बढ़ेगा कब कम होगा, तो ये आपका होमवर्क है, पॉइंट नंबर 6।
मर्टेलिटी जो मैं हमेशा आपको बोलती थी बाद में पढ़ेंगे, वो अब आ चुकी है हमारी। नाउ सैम्पलिंग पे फोकस करते हैं अभी अपन, बाकी सारी चीजें कल पढ़ेंगे। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक टेस्ट चेकिंग, बट टेस्ट चेकिंग में क्या होता है, हमारे पास में कोई टेक्निक्स नहीं होती है, हम हमारा प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करके सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शंस को मर्टेलिटी के हिसाब से क्या कर लेते हैं, टेस्ट चेक कर लेते हैं कि एक्स ट्रांजैक्शन देख लो, वाई ट्रांजैक्शन देख लो, और इस हिसाब से ये वाला ट्रांजैक्शन देख लो, है ना। कोई भी मॉडल नहीं है यहाँ पे कि किस तरीके से आपको टेस्ट चेकिंग करना है, सिर्फ आपके प्रोफेशनल जजमेंट, एक्सपीरियंस और इन सब के हिसाब से क्या करते हैं, टेस्ट चेकिंग करते हैं। बट इन केस ऑफ सैम्पलिंग के लिए प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड इशूड है, आईसीआई ने एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशू किया है सैम्पलिंग के लिए। वहां पे आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दी हुई है, आपको वहां पे क्या दी हुई है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दी हुई है, लाइक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड कुछ टेक्निक्स दी हुई है। कोई भी ये मत पूछना कि कैसे टेक्निक होती है, क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीजें फाइनल लेवल की है, सीए फाइनल लेवल की है, हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। कोई भी सैम्पलिंग का नाम भी नहीं है हमारे कोर्स में, सिर्फ सैम्पलिंग और टेस्ट चेकिंग में डिफरेंस है। तो कुछ टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए, यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा ना मैथ्स में आपने, यस मैम। तो वैसे ही कुछ टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स को अप्लाई करके मैं एक सैंपल निकालती हूँ, ऐसा सैंपल जो मेरे पूरे जितने भी ट्रांजैक्शंस है बिजनेस के अंदर, उन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है।